नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। निर्वाचन आयोग ने गुजरात के विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजराती भाषा में गुजरात के लोगों के लिए संदेश दिया है। सीएम केजरीवाल ने इसका वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव के लिए तैयार है। हम जरूर जीतेंगे। आप नमस्कार, केम छो? તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને? આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ। તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ। તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ। આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ। આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ। તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ। તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ। બસ એક બાર એક મોકો આપો। જીવનભર તમારો ભાઈ બનીને રહીશ। तो अरविंद केजरीवाल गुजराती में यहां संबोधन देते हुए नजर आए। गुजरात में चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है। साथ ही यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के बाद तारीखों का ऐलान किया गया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। खेड़ा साहब, चुनाव का ऐलान हो चुका है गुजरात में, कितने आप लोग तैयार हैं? हालांकि आप तो गुजरात में लगातार बने हुए थे, हमने देखा संगठनों की मीटिंग कर रहे थे। क्या तैयारी आप लोग? हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी यूथ कांग्रेस, हमारी मेन कांग्रेस, सब बिल्कुल सक्रिय हैं। अभी 5 यात्राएं निकल रही हैं गुजरात के अलग अलग कोने से, और मोरबी में भी हमारे संगठन के लोग सबसे पहले पहुँचे राहत कार्यों में। कोविड के वक्त जो राहत कार्य थे उसमें भी हमारे कई नेताओं की जान चली गई, लेकिन लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उनको न्याय दिलवाने के लिए, उनको ऑक्सीजन दिलवाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है। क्या बड़े नेता भी अब गुजरात में नजर आने वाले हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सब नेता लगातार गुजरात जा रहे हैं, और लोगों के भी जो कार्यक्रम बनते रहेंगे आपसे साझा करते रहेंगे। क्या कुछ चुनाव आयोग से भी कोई गिला शिकवा? आज सुबह आप लोगों ने ट्वीट किया। मैंने बताया अभी आपको कि रेवड़ी के वक्त तो तुरंत सक्रिय हो गया। जो ही प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, चुनाव आयोग सक्रिय हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे चुप रहता है, क्यों? और तारीख भी ऐसे वक्त घोषित की जब प्रधानमंत्री को जितने उद्घाटन करने थे, जितने रिबन काटने थे, जब उनको मौका दिया, कर लिया उन्होंने। उसके बाद चुनाव की घोषणा हो रही है। आप लोग अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त है। बहुत शुक्रिया। तो ये पवन खेड़ा थे, जो चुनाव आयोग पर जरूर सवाल उठा रहे हैं, पर ये भी कह रहे हैं कि अपनी जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है, और तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी चुनाव में ग्राउंड पर नजर आने वाले हैं। कैमरामैन केडी के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि हमारा टारगेट 125 सीटों का है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरे साथ रघु शर्मा हैं, जो गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, राजस्थान से आते हैं। रघु शर्मा जी, हालांकि राजस्थान और गुजरात दोनों का रिश्ता पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूत है और जिम्मेदारी भी आपको दी गई। तारीखों का जिस तरीके से ऐलान हुआ, पहले हिमाचल, उसके बाद गुजरात, इसको लेकर कोई संशय है? वो तो मैंने बोल दिया ना भी, कि आम आदमी के मन में ये बात आती ही है। परिणाम जब एक दिन आना है तो दोनों की तारीखें अलग अलग दिन क्यों घोषित हुई, ये सवाल पब्लिक के मन में भी आया। तो वो तो चीज़ इलेक्शन कमीशन की है कि वो स्पष्ट करे भाई ये कारण रहे। अब मोरबी की घटना से जोड़ना तो ठीक नहीं है। मोरबी की घटना तो नवंबर लास्ट में हुई है, वो अनाउंसमेंट तो 14 अक्टूबर को हो गया। तो कोई बहाना बनाओ तो ढंग से बनाओ, तो कोई बात है। मुद्दों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दे, साथ में स्थानीय मुद्दे, क्या राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं? और स्थानीय मुद्दे में कौन कौन से मुद्दे आप लोग जो हैं उठा रहे हैं चुनाव में? जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो स्थानीय भी होते हैं। महंगाई अगर राष्ट्रीय मुद्दा है तो उस महंगाई का असर गुजरात पे भी है। बेरोजगारी अगर राष्ट्रीय मुद्दा है तो वो गुजरात में भी है। 5-5 पेपर, 22 पेपर लीक हो गए। 22 पेपर लीक हुए गुजरात में। नई भर्ती के नाम पे कुछ नहीं है। कोविड मिसमैनेजमेंट में 3 लाख लोगों ने अपनी जान खोई है। पूरी सरकार को बदलना पड़ा। ये सच्चाई से कैसे पर्दा डालोगे आप? ड्रग ट्रैफिकिंग, हज़ारों करोड़ की ड्रग्स
एक ही पोर्ट पे मिल रही है, कैसे पर्दा डालोगे? जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, कैसे पर्दा डालोगे? जो लूट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे पर्दा डालोगे? मोरबी ताज़ा उदाहरण है, कितने लोगों की ज़िंदगी ले ली आपने, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हो। और इस बार परसेप्शन की राजनीति में और सच्चाई की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है, वो आप चुनाव परिणाम का टारगेट क्या है? 125 प्लस। इंडिया को वक्त देने के लिए तो साफ तौर पे कहना है कि 125 प्लस का टारगेट जो है रघु शर्मा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए रखा है। कैमरामैन केडी के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं गुजरात का पूरा सियासी खेल। कौन सी पार्टी आगे रह सकती है, कौन सी पीछे रह सकती है, कैसे चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। कांग्रेस जो है वो हमलावर हुई इलेक्शन कमीशन पर और बोला कि जब हिमाचल की तारीख का ऐलान हुआ था उस दिन क्यों नहीं किया। तो ये आपको समझाते हैं सियासी गणित। 2017 के चुनाव के जब नतीजे आए थे तो बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर चली गई थी, क्योंकि 100 का जो आंकड़ा था उसको पार नहीं कर पाई थी। 99 सीटें आई थी, कांग्रेस के पास थी 77 सीटें। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस ने दी थी पिछले चुनाव में, हार्दिक पटेल भी उनके साथ आ गए थे। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें 2017 के चुनाव में तो बीजेपी को 44 सीटें मिली थी, एक बहुत बड़ा बहुमत कह सकते हैं उनको। और कांग्रेस बिल्कुल आधे में, 50% भी नहीं थी बीजेपी के, 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें। दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं साल दर साल। अगर आपको दिखाएं गुजरात चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, 2002 में 127 सीटें थी, 2007 में 117 सीटें। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सिरमौर थे। उसके बाद 2012 में आते तो 115 सीटें, लेकिन 2017 में अगर आप ये 4 चुनाव देखें तो पहली बार ऐसा हुआ कि 100 से नीचे जो थी वो बीजेपी की सीटें चली गई। गुजरात में दलों का वोट शेयर आपको बताएं, बीजेपी 1998 की अगर हम बात करें तो 45% वोट शेयर था। यह भी आपको बता दें कि 27 सालों से यहां पर बीजेपी की सरकार है। 1998 में 35% वोट शेयर हुआ करता था कांग्रेस का। यह कैसे घटता रहा, बीजेपी का कैसे बढ़ता रहा। 2002 की अगर हम बात करें तो 50% वोट शेयर जो था वो बीजेपी का हो गया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत होती चली गई। और 2002 की अगर हम बात करें तो 39% वोट प्रतिशत रह गया था कांग्रेस का, बीजेपी चली गई थी 50% पर। आगे बढ़ते 2007 में आते, 2007 में 49% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का। ये हमने आपको बताया गुजरात की सियासत। ये 2000 अगर हम 7 की बात करें, कांग्रेस की बात करें यहां पर, तो 38% वोट शेयर जो था वो कांग्रेस का यहां पे रह गया था 2007 में। 2012 में आते हैं, 2012 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 48% था, यानी अभी भी काफी दमदार परसेंटेज अगर देखा जाए तो। और साथ 2012 की अगर बात करें तो कांग्रेस का 39% वोट शेयर था। अब जितना वोट शेयर आ रहा था सीटों में उतना कन्वर्ट कांग्रेस ने नहीं किया। 2017 का चुनाव जो कि इससे पहले वाला चुनाव था, बीजेपी ऑलमोस्ट 50% पे थी क्योंकि 49% वोट शेयर था, हालांकि सीट्स इतनी कन्वर्ट नहीं हुई। 2017 के चुनाव की बात करें तो 41% वोट शेयर हुआ कांग्रेस का, यानी बढ़ा है कांग्रेस का वोट प्रतिशत। अब आपको और कुछ चुनावी गणित समझाते हैं। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता को जैसे आपने सुना वो कह रहे 125 सीटें हम ले आएंगे। तो यह है गुजरात का सियासी रण। 27 साल से बीजेपी की सरकार है, 27 साल से बीजेपी राज कर रही है गुजरात पे। तो क्या इस बार कांग्रेस का कुछ चांस होगा? आम आदमी पार्टी कितनी टक्कर दे पाएगी? 2002 से लगातार कम हो रही हैं बीजेपी की सीटें, जो कि हमने आपको आंकड़ों में भी दिखाया था कि बीजेपी पिछली बार सिर्फ 99 सीटें लाई थी। मोदी के बाद से 3 सीएम बदल चुकी है बीजेपी, 3 सीएम। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले गुजरात के सीएम थे, लेकिन उनके जाने के बाद 3 सीएम बदल चुकी है। 1994 में आखिरी बार बनी थी कांग्रेस की सरकार, यानी कि बहुत पुराना दौर हो गया जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। 27 साल से तो गुजरात की सत्ता पर बीजेपी कायम है। गुजरात में छबील दास मेहता थे कांग्रेस के आखिरी सीएम। कांग्रेस के जो आखिरी सीएम थे वो थे छबील दास मेहता, और ये बहुत पुरानी बात हो गई है। धार्मिक समीकरण क्या कहता है गुजरात का? हिंदू अगर वोट बैंक की हम बात करें तो 88.57% हिंदू मतदाता है। यह है गुजरात का धार्मिक समीकरण। मुस्लिम समीकरण की अगर हम बात करें तो 9.67%, यानी बड़ा तबका हिंदू वोटों का। तो धार्मिक समीकरण हम आपको बता रहे हैं। और ईसाइयों की अगर बात करें तो वो 1% से भी कम है, यानी कि ज्यादा असर नहीं डाल सकते। कुछ सीटों पर जरूर असर डालेंगे, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव ईसाई मतदाताओं का नहीं है। हिंदू वोट बैंक मेन है। सिखों की बात करें तो ये भी 0.10% पर आ जाता है, यानी कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो सबसे बड़ा तबका जिसको कि साधना है वो है हिंदू वोट बैंक। जैन की भी अगर हम बात करें तो 0.96% है। तो नामांकन 5 से 14 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे
इलेक्शन कमीशन ने जो बताया 5 से 14 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। पहले चरण की अगर जहां तक बात है, क्योंकि 2 चरणों में गुजरात का चुनाव हो रहा है, नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 18 नवंबर है। 18 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण हम आपको बता रहे, नामांकन 10 से 17 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। 10 से 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की, और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है 21 नवंबर। 21 नवंबर तक नाम वापस लिया जा सकता है, अपनी दावेदारी खत्म की जा सकती है। अब आपको दिखाते हैं कि पहले चरण में कितनी सीटों के लिए मतदान होगा और दूसरे चरण में कितनी सीटों के लिए मतदान होगा। तो पहला चरण यानी कि 1 दिसंबर 89 सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए मतदान होगा और यह मतदान होगा 5 दिसंबर को। मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी। कुल वोटर हैं 4.9 करोड़ और नए वोटर जो कि बताया इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3,24,422 नए वोटर जो हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं। लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे जिन्होंने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं है, कांग्रेस का राज देखा ही नहीं है, क्योंकि 27 सालों से भाजपा की सरकार है। गुजरात में चुनाव के मुद्दे क्या है? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा जिसको लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, हालांकि गुजरात की जो सरकार है वो उसको नकार रही है। किसानों की जो समस्याएं, एक बड़ा एरिया है जहां से किसानों को बिलोंग करता है, किसानों की समस्याएं हैं, ये गुजरात के चुनाव के मुद्दे। एक ट्राइबल बेल्ट भी है गुजरात में। बेलगाम महंगाई लगातार कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया जाता रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी यह मुद्दा उठाया है कि बेलगाम महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ गुजरात का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। नागरिकता अधिनियम जो गुजरात सरकार लाई है, नागरिकता अधिनियम, इसको लेकर भी काफी बहस हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर हो रहे हैं गुजरात सरकार पर, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है। गुजरात चुनाव के अहम मुद्दे हम आपको बता रहे हैं। करप्शन को लेकर, जैसे कि अभी मोरबी में जो हादसा हुआ उसमें भी कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत अहम हो जाता है गुजरात में, क्योंकि केसेस इंक्रीज हुए हैं क्राइम रेट के। तो ये सारे आरोप जो हैं वो विपक्षी दल लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, गुजरात की सरकार पर। राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा देश में, राष्ट्रवाद। अब इस राष्ट्रवाद के मुद्दे को कैसे काउंटर करेगी आम आदमी पार्टी, कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस पार्टी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये गुजरात चुनाव के कुछ अहम मुद्दे जो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि 2002 विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तब क्या हुआ था। बीजेपी 127 सीट लाई थी तब। ये नरेंद्र मोदी का दौर है। कांग्रेस के पास सिर्फ 51 सीटें रह गई थी। बहुत बुरी हालत हो गई थी कांग्रेस की। जनता दल यूनाइटेड के पास 2 सीटें थी और अन्य जो दल थे वो भी 2 सीट लाए थे। लेकिन वोट प्रतिशत आप देखिए, 10% से ज्यादा का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में। ये 2002 का दौर था। 2007 में आते हैं। नरेंद्र मोदी अब फुल फ्लैश बहुत बड़े सिनेरियो पर आ चुके हैं। बीजेपी की 117 सीटें आती हैं 49.1 वोट प्रतिशत में, ज्यादा अंतर नहीं आता है। कांग्रेस थोड़े सा फायदा होता है क्योंकि 51 सीटों से 59 सीटों की तरफ जाती है। 38% उनका वोट प्रतिशत रह जाता है, जो कि लगातार घट रहा है। एनसीपी यहां पे 3 सीटें लाती है। जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट मिलती है और 2 अन्य को मिलती है। लेकिन मेजोरिटी जो है वो बीजेपी के पास है, क्योंकि 117 सीटें हैं उनके पास। 182 विधानसभा सीटें हैं गुजरात में। 2012 की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों का नुकसान होता है। कांग्रेस थोड़ी बढ़त हासिल करती हुई नजर आती है। यहां पर 115 सीटें आती हैं बीजेपी की, 47.9 वोट प्रतिशत। अब एक खास बात यह भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, यहां पे जब मोदी का एरा था तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म होती है और लगातार वो बैक टू बैक सीएम बनते जाते हैं गुजरात के। तो 115 सीटें आती है, 47.9% का वोट शेयर कांग्रेस का थोड़ा सा इंक्रीज होता है मार्जिनली। जीपीपी आती है यहां पर, एनसीपी के 2 सीटें आ जाती हैं और आईएनजी 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती है। लेकिन जो मेजर टक्कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। 2017 पे आते, जो पिछला चुनाव था, उस चुनाव में क्या गणित हुआ था। उस चुनाव में अगर आप देखें तो बीजेपी, जितने हमने 2002 से आपको चुनाव दिखाए, फर्स्ट टाइम अंडर 100 आ जाती है। यानी कि 127 से जो शुरू हुआ था 2002 में, अंडर 100 आती है। और सबसे बड़ा रीजन ये था कि पाटीदार समाज काफी नाराज चल रहा था उस वक्त, बड़े आंदोलन चल रहे थे। हार्दिक पटेल ने बहुत ज्यादा जनसभाएं की और शामिल हुए कांग्रेस में, और 77 का आंकड़ा आ गया था कांग्रेस का। और एक वक्त ऐसा लग रहा था जबकि चुनाव के नतीजे आ रहे थे कि क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बीजेपी 99 सीटें लाई, कांग्रेस की 77 सीटें आई। बहुत ज्यादा फायदा हुआ कांग्रेस को। बीटीपी की 2 सीटें, एनसीपी की 1 सीट। लेकिन मेजर टक्कर जो थी वो यहां पर थी और वोट प्रतिशत जो था वो 40 से ऊपर आ गया। तो चलिए, गुजरात का चुनावी समीकरण हमने आपको समझाया। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी और भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी
कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं तो देखता हूं कि ईमानदारी का ठेका लेने वाले लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने में भी शर्म नहीं करते हैं। ये स्थिति आवश्यक है। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें भी आपके विभाग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए हैं। उन्हें उनके गृह राज्य में रिवाज बदलने के लिए पार्टी ने काम सौंपा है। इसी दौरान आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल में अब की बार राज नहीं रिवाज बदलेगा और एक बार फिर हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। और वो यह दिखती है कि हिमाचल के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। ये अल्टा पलटी नहीं, जयराम जी के नेतृत्व में फिर से हम 8 तारीख को विजयश्री होंगे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे।